नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रीट एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, जल्द ही होने वाली है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। यहाँ पर आपको आपका आकलन करना है कि इन 30 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। यदि आप 30 में से 20 या फिर 25 नंबर लेकर आ रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाई है अभी तक की वो काफ़ी अच्छी है। तो शुरू करते, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी को पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है। प्रस्तुतिकरण है, अभ्यास है, इच्छा शक्ति है या फिर तत्परता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उसी समय में आपको आंसर देना है। आंसर आप यदि उस समय में नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पुश करके आंसर दे दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। याद रखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला जो शिक्षक से संबंधित कारक होगा वो प्रस्तुतिकरण होगा। सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यहाँ कथन किस नियम से संबंधित है आपको बताना है। प्रभाव के नियम से है, अभ्यास के नियम से है, तत्परता के नियम से है या फिर इन तीनों नियमों से ये संबंधित है। तो दूसरे का आंसर आपका होगा प्रभाव का नियम। याद रखिएगा, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यहाँ कथन प्रभाव के नियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक भिन्नता का कारक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वो कौन सा कारक है जो व्यक्तिक भिन्नताओं का कारक नहीं है। प्रजाति, आनुवंशिकता, भाषा या फिर वातावरण। तो राइट आंसर आपका होगा भाषा। याद रखिएगा, भाषा जो कारक है ये व्यक्तिक भिन्नता का कारक नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का कारण है। यहाँ पर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का कारण आपको बताना है। पाठ्यक्रम व्याप्ति है, निष्पक्ष मूल्यांकन है, विद्यार्थियों का हित है या फिर रखने से आज़ादी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का कारण पूछा गया है तो इसमें होता है निष्पक्ष मूल्यांकन। यहाँ पर दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसने उपलब्धि परीक्षणों को मानकीकृत और मानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है। किसके द्वारा किया गया है, हॉलैंड के, सेप्सन के, बर्ट के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है डगलस हॉलैंड के। याद रखिएगा, डगलस हॉलैंड के द्वारा उपलब्धि परीक्षणों को मानकीकृत और मानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए पाठशालाओं में उपयोग में आने वाली शिक्षा विधियां हैं। यहाँ पर गुणात्मक विधि है, निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छठे का आपका आंसर होगा गुणात्मक विधि। याद रखिएगा, विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए जो पाठशालाओं में उपयोग में आने वाली शिक्षा विधियाँ हैं वो गुणात्मक विधि है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या होगा। छात्रों की शिक्षा के आयाम निश्चित करना, छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना, छात्रों की वस्तु की स्थिति का अवलोकन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य पूछे गए हैं। तो छात्रों के शिक्षा के आयाम निश्चित करना, छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना और छात्रों की वस्तु की स्थिति का अवलोकन करना, ये तीनों ही उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए, जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं इसका प्रमुख उपयोग कहाँ पर होता है। अधिक उत्पाद जांच में, उपचारात्मक शिक्षण में, शैक्षिक मार्गदर्शन में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है तो इसका जो प्रमुख उपयोग होता है वो अधिगम उत्पाद जांच में भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण में भी होता है और शैक्षिक मार्गदर्शन में भी होता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। सहोदर प्रतिद्वंदिता है, बाह्य अभिप्रेरणा है, समायोजन का स्तर है या फिर दृढ़ता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दृढ़ता। दृढ़ता कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का स्तर है, जो अभिप्रेरणा का स्तर है वो किस प्रकार का है। निम्न जब कार्य कठिन हो, उच्च जब कार्य कठिन हो, उच्च जब कार्य सामान्य प्रकृति का हो या फिर निम्न जब कार्य रुचिकर हो। 10वें का आंसर क्या होगा, 10वें का आंसर होगा उच्च जब कार्य कठिन हो। ये अभिप्रेरणा का स्तर होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास है, सुरक्षा है, प्रतिष्ठा है या फिर भूख है। तो 11वें का आंसर आपका होगा प्रतिष्ठा। याद रखिएगा, प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास, सुरक्षा और भूख ये तीनों ही प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, प्रशंसा करना या फिर रुचि उत्पन्न करना। 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन करना। ये प्रेरणा की विधि नहीं है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है। यहाँ पर प्रेरणा प्रबलन और ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल, फ्रायड, मेस्लो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर हल। याद रखिएगा, हल प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए, अभिप्रेरक का उदाहरण पूछा गया है। दांत का दर्द, दोपहर के भोजन के बाद सोने की आदत, उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा या फिर कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, यहाँ आदत। तो यहाँ पर अभिप्रेरक का उदाहरण पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक है? जन्मजात प्रेरक पूछा गया है। भूख, प्यास, दर्द, भूख, उत्सुकता, सृजनात्मकता, भूख, प्यास, उत्सुकता या फिर भूख, प्यास और काम। देखिए, जन्मजात प्रेरक के बारे में पूछा गया है, तो जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत भूख, प्यास और दर्द आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसके पहले पूछा गया था कि कौन सा जन्मजात प्रेरक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, नींद या फिर आदत। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प देखते ही आप समझ गए होंगे कि जो आदत है ये जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आती। मेस्लो ने कितनी मूल आवश्यकताएं बताई हैं? यहाँ पर देखिए, जो मेस्लो है इन्होंने मानव की कितनी मूल आवश्यकताएं बताई हैं? 16, 5, 18 या फिर 11। सभी को पता है? नहीं पता तो राइट आंसर होगा आपका 5। मेस्लो ने 5 मूल आवश्यकताएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, चौथी है आत्मसम्मान की आवश्यकता और 5वां है आत्मबोध। ये 5 मूल आवश्यकताएं बताई है मेस्लो ने। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है? पुनर्बलन से, आवश्यकता से, पुरस्कार से या फिर दंड से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आवश्यकता से। याद रखिएगा, आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है तब निम्न भावना का विकास होता है। भ्रम का विकास होता है, अविश्वास का होता है, ठहराव का होता है या फिर हीनता का विकास होता है। किसका विकास होता है? 19वें का आंसर होगा, जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती तब अविश्वास की भावना का विकास होता है। किस भावना का विकास होगा? अविश्वास की भावना का विकास होगा। एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण हुआ है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल मापने के लिए किया जाता है। किन्नर का यहाँ पर जो कथन है किसका है? ये पूछा गया है। फ्रीमैन का है, कॉल्सनिक का है या फिर गैरिसन का कथन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रीमैन का। याद रखिएगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये फ्रीमैन के द्वारा दिया गया कथन है। उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन में, शिक्षण कार्य की कमी के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में या फिर इन सभी में उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होना चाहिए। किस में होना चाहिए ये आपको बताना है। तो 21वें का आपका राइट आंसर होगा छात्रों के मूल्यांकन में। याद रखिएगा, जो उपलब्धि परीक्षण का जो मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए वो छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? उद्देश्य भार, उत्तर कुंजी, प्रश्न पत्र की रूपरेखा या फिर ब्लूप्रिंट। उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा उद्देश्य भार। याद रखिएगा, क्या बनाना पड़ता है? उद्देश्य भार बनाना पड़ता है उपलब्धि परीक्षण कराने के सबसे पहले। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। यहाँ पर देखिए, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार आपको बताना है। अप्रमापीकृत है, आत्मनिष्ठ है, प्रमापीकृत परीक्षण है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पूछा गया है तो अप्रमापीकृत भी है, आत्मनिष्ठ भी है और प्रमापीकृत परीक्षण भी, यानी कि तीनों ही उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है किसमें है? प्रेरकों में है, अधिगम में है, छात्र वर्गीकरण में है या फिर श्रेणी विभाजन में है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है तो ये किसमें होगा? अधिगम में होगा। याद रखिएगा, निष्पत्ति परीक्षणों का जो सबसे अधिक उपयोग होगा वो अधिगम में
होगा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यहाँ कथन किसका है? वैलेंटाइन का है, गिलफोर्ड का है, स्किनर का है या फिर पियाजे का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये गिलफोर्ड का कथन है कि छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना ही अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के कौन से अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का अधिकार हमें मिलता है? अनुच्छेद 19 में, 32 में, 21 आ में या फिर 20 में? तो सभी को पता होगा कि ये अनुच्छेद 21 आ में जो अनुच्छेद है इसके अनुसार शिक्षा का अधिकार हमें मिलता है भारत के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ? यहाँ पर देखिए जो शिक्षा का अधिकार है ये कब लागू हुआ पूछा गया है। 1 अप्रैल 2008 में, 11 में, 10 में या फिर 2009 में? तो ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 में। याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार लागू 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। शिक्षा के अधिकार के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात है 1 अध्यापक पर। यहाँ पर देखिए 1 अध्यापक पर आपको उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र का अनुपात बताना है कितना होता है। तो उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र का अनुपात पूछा गया है तो कितना होगा? 1:35। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा वाला। चलिए अंतिम प्रश्न है, प्रेरणा शब्द का मनोविज्ञान अर्थ है। यहाँ पर देखिए प्रेरणा शब्द का मनोविज्ञान अर्थ आपको बताना है। आंतरिक उत्तेजना है, प्रतिक्रिया है, सजीव प्रयास है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया। प्रेरणा शब्द का जो मनोविज्ञान अर्थ होता है वो प्रतिक्रिया होता है। तो यहीं पर आज के जो 30 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आप यहाँ पर 20 से 25 नंबर लेकर आ रहे हैं या फिर इससे अधिक नंबर लेकर आ रहे हैं तो आपकी जो तैयारी हो काफ़ी अच्छी है। यदि इससे कम नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।